क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर पर क्लास 12 के 3 चैप्टर डिपेंड हैं। सारे बच्चे कॉपी किताब बंद कर दो। सबसे पहले तो जब भी ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो टीचर के ऊपर एक सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार कैसे करके बच्चों के अंदर इस चैप्टर के लिए इंटरेस्ट लेके आ जाए, क्योंकि ऐसा माइंड सेट है कि इसमें थ्योरी ज़्यादा है और है भी, ऐसा नहीं है भी थ्योरी, बट कोशिश करेंगे आपको पूरा इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कि ये रिलेशन फंक्शन है क्या। सबसे पहले टॉपिक जाएंगे रिलेशन पे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो पार्ट है। 1.2 में फंक्शन पढ़ेंगे। तो क्लास 11 चैप्टर 2 का भी नाम यही था, रिलेशन एंड फंक्शन। जल्दी से मैं 3 बातें बताता हूँ आपको। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होते हैं। पहले तो ये जल्दी से जान लो जिन बच्चों को नहीं पता है। फिर उसके बाद भाई साहब हम लोग आते हैं रिलेशन पे। और सुनो, जो ये मैथ्स में जो ये रिलेशन है, ये वही वाला रिलेशन है जो हम लोग रियल लाइफ में बोलते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे ये है, ये तो वो वाला जो रिलेशन है ना, वही रिलेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये कोई अलग से इसका कोई रिलेशन नहीं आया है, ठीक है, ये भी वही है। तो ज़्यादा दिल पे मत लो इसको, सिंपल सा है, रियल लाइफ से कनेक्ट करके आपको बताते रहेंगे। तो जल्दी से, अगर थोड़ा सा क्लास 11 में मैं जा रहा हूँ और आपसे कह रहे हैं कि यार एक रिलेशन दिया गया है जिसको हम लोग मैपिंग कहते थे क्लास 11 में। बेसिक सी बात समझ लो बस। ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए के कुछ एलिमेंट्स हैं जो कुछ रिलेशन होने के कारण सेट बी से कनेक्ट हैं। अब रिलेशन में आपको ऐसा बताता हूँ कि एक लड़का ए है, इसका रोल नंबर 1 है, 1 रोल नंबर वाला ए वाला क्या है, ये कनेक्ट है, कोई ना कोई तो रिलेशन होगा। तो मैंने कहा ये भैया रोल नंबर है इनके, ठीक है। और एक जो बी है वो 3 से कनेक्ट कर दिया, ये से कनेक्ट कर दिया और ऐसे छोड़ दिया मैंने आपको, ठीक है। फिर कहा गया यार डोमेन बताओ और रेंज बताइए और कोडोमेन। डोमेन समझो क्या होता है। डोमेन क्या होता है, वैसे तो कहेंगे कि सेट ए के कनेक्टेड एलिमेंट, जो पहला सेट है ना उसके कनेक्टेड एलिमेंट्स जो कनेक्टेड है। तो क्या 1 2 3, तो ये हमारे डोमेन हो गए 1 2 3। अगर आपसे कोई पूछता भी है रेंज क्या है, सेट बी के कनेक्टेड एलिमेंट, तो सेट बी के क्या है, ए बी और सी। कोडोमेन क्या है, पूरा सेट बी, पूरा जो सेट है ना पूरा सेट बी लिख दो, या तो सेट बी लिख दो या फिर आप लिखो ए बी सी डी ई एफ। तो एक बात आप समझेंगे कि जो रेंज है वो कोडोमेन से तो छोटी होगी, मतलब रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो रेंज होती है ना भाई साहब, वो सबसेट होती किसका, कोडोमेन का। सबसेट का मीनिंग क्या होता है, प्रियांशी समझेंगे, दीपांशी। रेंज, अगर इस सेट के सारे एलिमेंट सेट इसमें है तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। समझ, छोटा सा सेट हो जाएगा, छोटा सा सेट हो जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको जनरली देसी लैंग्वेज में समझा दिया। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं उस चीज़ को भी हम लोग ज़रा समझेंगे। अब दो मैथमेटिकली समझते हैं। जैसे एक हमने फंक्शन लिया f(x) बराबर x², ठीक है, समझेंगे सारे बच्चे ध्यान से। मैंने कहा x की जगह 1 पुट करो, क्या करो, 1 पुट, तो 1 का स्क्वायर कितना आया, 1। मैंने कहा x की जगह 2 पुट करो, तो 2 का स्क्वायर कितना आया, 4। तो जो वैल्यू आप पुट करते हैं ना, ये आपका डोमेन होता है। ये तो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था, ये तो बच्चा समझ जाएगा, पर मैथमेटिकली समझते हैं। जो फंक्शन में x की जगह जो भी वैल्यू आप पुट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। और जो भी आंसर निकल के आते हैं ये हमारे रेंज होते हैं। क्या चमका। अगर आपसे कोई पूछे 1 और 2 ये हमारे क्या है, डोमेन है, और 1 और 4 हमारे क्या है, रेंज है। क्लियर है, तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा, अब एक बात सुनो, जैसे मैंने आपसे कहा ये सेट ए है, बहुत प्यार से समझेंगे, बेसिक सा समझा रहा हूँ क्लास 11 का पहले। और ये हमारा इस तरीके से है, ठीक। और इनके बीच में मैंने एक छोटा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। 11 का थोड़ा बहुत तो याद होगा, नहीं याद है तो भी समझ आ जाएगा।
इस तरीके से ये हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं डोमेन क्या है तो आप बोलेंगे सर 1 3 4, रेंज क्या है 2 3 A, और कोडोमेन क्या है पूरा। चलो ये एक रिलेशन है। डोमेन होता है जो सेट ए में होता है। लेकिन अब सर हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली देखो हम कैसे लिखेंगे, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। हम लिखेंगे कि भाई साहब जो डोमेन है ना, जो हमारा क्या है डोमेन है, वो हमारा बिलोंग करेगा सेट ए से। सही बात है, मतलब सेट ए से ही तो डोमेन निकल कर आएगा ना, हमारा बिलोंग करेगा। या हम ये कहते हैं कि डोमेन इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ये हो गया मैथमेटिकली। इसको समझेंगे ध्यान से कि डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो सेट बी के क्या होंगे, सेट ए के साथ क्या होंगे, सबसेट होगा। एक और तरीके से लिख सकते हैं, आकर समझेंगे इसको जरा। डोमेन को लिखने का एक और मेथड देखो क्या है, डोमेन बराबर ए सच दैट ए कॉमा बी। इसको समझो, इसको समझो, इसको समझो। ये ए कॉमा बी जो पहले होता है वही तो डोमेन होता है। जो पहले कनेक्ट हो, जैसे 1 किससे कनेक्ट है 3 से, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1, 3 किससे कनेक्ट है ए से, तो हम क्या लिखेंगे 3, ए। तो जो पहला है वही तो डोमेन होते हैं। अभी पढ़ेंगे इसको, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, पता है हमको वैसे ये। तो जो ए कॉमा बी में जो पहले है ए वही तो डोमेन है। तो इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिखते हैं। मैथमेटिकली लिखने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर बात आती रेंज को मैथमेटिकली लिखो तो हम क्या लिखेंगे बी और ए कॉमा बी। जो एंड में आता है वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है। या फिर आप ये भी लिख दो कि जो रेंज है ना वो सबसेट होगा सेट बी का। क्या जमगा? तो ये बेसिक बातें हैं मैथमेटिकली। ये क्लास 11 का थोड़ा सा डोमेन कोडोमेन रेंज का चक्कर था, इसको आप समझिए, ठीक है भैया। अच्छा, अब हमको आना पड़ेगा क्लास 12 के रिलेशन पे, समझेंगे। इसको हटाओ आके, अब एक बच्चा तैयार है हटाने के। चलिए जी भाई साहब आ जाइए, रिलेशन, ठीक है। रिलेशन के लिए यार 2 एलिमेंट तो चाहिए। रिलेशन जो होता है ना उसके 2 एलिमेंट तो चाहिए। तो एक बात ध्यान रख लो, रिलेशन के लिए हमेशा एक ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। क्या बनते हैं? जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा तो एक बार मैं बताने की कोशिश करता हूँ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। जल्दी से देख लो, अगर कोई एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट है ए कॉमा बी। फिर कह रहे हैं ए क्रॉस बी बताइए क्लास 11th का। तो सुनो भैया, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते थे इसको। सबसे पहले सेट ए है, तो सेट ए के जो भी एलिमेंट हैं इनके साथ कनेक्ट करते जाओ। जैसे 1 है तो 1 कॉमा ए, फिर इसी 1 को 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए और 2 कॉमा बी, 3 कॉमा बी, 3 कॉमा ए। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्या चमका? ये सब हमारे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। अच्छा, इस ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग समझो। अगर मैं 1 कॉमा ए को उठाता हूँ ना, तो इसको समझो कि जो ये 1 है ना, ये पहले वाले सेट का एलिमेंट है, और जो ये ए है ये दूसरे वाले सेट का एलिमेंट है। 1 जो है वो ए से कनेक्ट है, तो 1 इज़ रिलेटेड टू ए। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, 1 का ए से रिलेशन है, 1 इज़ रिलेटेड टू ए, तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं। क्या चमका? ये सब 11th का 12th का तो अभी आए ही नहीं कुछ भी, तो बेसिक सी बातें हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले होता है वो डोमेन होता है, जो बाद में होता है हमारा क्या होता है, रेंज होता है। तो ए क्रॉस भी हम लोग ऐसे निकालते हैं। और एक नंबर वाली बात, जो रिलेशन आता है ना वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। क्या होता है ये? क्यों? रिलेशन क्या होंगे, 1 का ए से हो सकता है, 1 का बी से, या 2 का। तो ये सब आ तो गए इसके अंदर। तो इनके बीच में जो भी रिलेशन होगा वो इन्हीं के बीच में से कोई ना कोई होगा। तो रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है सर। चलिए अब क्लास 12 में एंट्री हम लोग कर देते हैं। डस्टर दो जरा मुझे। हाँ बेटे, यार ऐसे मत बोलो यार, नहीं चल रहा है, चल रहा है। चलो चलिए, अब शांत जल्दी से 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर रियल लाइफ एग्जांपल बता दूं। रियल लाइफ एग्जांपल, क्योंकि जब तक आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे तब अच्छे से समझ नहीं पाओगे। मैं बताता हूं भैया रिलेशन क्या है, ठीक है।
वैसे तो इनका बहुत वास्ट यूज़ है, लेकिन मैं आपको वही एग्जांपल दूंगा जिसको आप कनेक्ट कर पाओ, जो आप डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। जैसे सबसे प्यारा एग्जांपल, ई कॉमर्स की वेबसाइट पे हम लोग जब जाते हैं, जैसे अमेज़ॉन आपने उठाया, ठीक है, और आज जाके चेक कर भी लेना, डाटा एंट्री का एक कोर्स होता है, ठीक है, डाटा एंट्री, तो उसमें क्या होता है, जैसे आज आप जाना अमेज़ॉन पे 2-3 बार सर्च करना, स्मार्टफोन या आईफोन या कोई भी फ़ोन आप सर्च कर देना, ठीक है, या फिर आप जाके यूट्यूब पे आप सर्च करो इजी मैथ भाई आकाश सर 2-3 बार, ठीक है, इस तरीके सर्च करो, तो यूट्यूब पे आप जब भी जाएंगे ना तो हमारी वीडियो आपको ऊपर दिखने लगेगी। आप अमेज़ॉन पे आप जाके सर्च करो आईफोन 14 लेना नहीं है, सर्च कर लो, 2-3 बार सर्च करो, 2-3 बार सर्च करो, तो कभी भी i14 के प्राइस कम होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इनके अंदर AI होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है। वो क्या करती है, उसने देखा कि भाई यार बच्चा बार बार मोबाइल सर्च कर रहा है, मतलब मोबाइल से रिलेटेड कुछ ना कुछ चाहता है ये, उसे क्या पता कि तुम ठलुआ बैठे हो वो, लेकिन वो सोचा नहीं ये बंदा मोबाइल में इंटरेस्टेड है ये। तो आपने अगर कोई भी स्मार्टफोन सर्च किया तो जब आप दोबारा अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप जाके चेक करना, अगर आपका नेट ऑन है तो एड्स आएंगे, उसमें दिखाया जाएगा कि इस मोबाइल के प्राइस कम हो गए, या ये मोबाइल आया, या इसका ये बैक कवर है, या ये इसका टेम्पर्ड है, क्योंकि आपने सर्च किया है, वो उसने रिलेशन निकाल लिया कि भाई कुछ ना कुछ तो ये खरीदेगा यार ये, तो वो आपको ललचाएंगे। जैसे अभी मैंने क्या किया, एक बार ट्रेडमिल सर्च करके मैंने छोड़ दी, बहुत महंगी थी, हम नहीं ले पाएंगे यार छोड़ो। तो जब भी किसी के जैसे लाइफ लॉन्ग की मैंने सर्च की तो उसके प्राइस कम हुए, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया, जैसे ही मैंने उस पर गया तो ये क्यों ऐसा हुआ, उनका जो AI था ना उसने रिलेशन निकाल लिया, भाई साहब ये इंटरेस्टेड है, हम अपना काम करते रहेंगे, इसको एडवर्टाइजमेंट देते रहेंगे। और ऐसा होता है, आप जाके चेक करना, ये ऐड आते हैं फिर आपके में, अगर आपने कोई, तो ये कहाँ से हो रहा है, ये डाटा एंट्री से हो रहा है। उन्होंने रिलेशन बना रखे हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे आप देखो ना, आप फ्लिपकार्ट पे आप जाओ तो जो उसका होम पेज होता है ना, वहाँ पे लिख के आएगा क्लॉथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब क्या है, ये रिलेशन बने हुए हैं वहाँ पे, ये सेट्स हैं, सेट से ही रिलेशन बना है। तो ये एक बहुत बड़ा रियल लाइफ का यूज़ है आपके, बहुत बड़ा, ठीक है सर। तो ऐसे मतलब कई सारी, ये मैंने वो एग्जाम्पल दिया कि जिसको आप फील कर सकते हो। वैसे एग्जाम्पल तो बहुत हैं यार, इसके तगड़े एग्जाम्पल हैं, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इसके हैं, लेकिन उनको आप रेट ही नहीं कर पाओगे तो फ़ायदा नहीं। भी आ जाइए जी, बस रिलेशन का मीनिंग होता है ज्वाइनिंग से रिलेटेड। अब सुनो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे जाके कि रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो जान लो मेरे भाई, रिलेशन में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर आता है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब 2 लोग आते हैं, ठीक है। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 11th में भी वही है, 12th में भी वही है, BSc में भी वही है। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का आर मतलब ये रिलेशन को, कर्ली ब्रेसेस कहते हैं A, B, इसको बोलते हैं कॉलन या सच दैट, कुछ भी बोलो, ठीक है। A, B होता है ऑर्डर पे, A का रिलेशन किससे, B से। तो अब आपको यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन करना है, ठीक है। तो आपने कोई भी रिलेशन बता दिया, आपने कहा कि भैया A + B का जो सम है ना वो 10 से बड़ा है, ये भी तो एक रिलेशन ही है ना, यस और नो, कि A + B को ऐड करो तो उनका सम क्या आना चाहिए, 10 से बड़ा। और फिर आपको बताना पड़ेगा कि A और B हैं क्या, कहाँ से हैं, तो आप कह दोगे A और B बिलोंग्स टू R। 2 बातें सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, ध्यान से, A, B बिलोंग्स टू R और A, B बिलोंग्स टू R, सारे बच्चे गौर से समझेंगे। जब ऑर्डर्ड पेयर के साथ R आता है तो वो रिलेशन होता है, जब ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो वो रियल नंबर है। मतलब A और B क्या हैं, रियल नंबर्स होंगे। लेकिन अगर ऑर्डर्ड पेयर के साथ है तो ये रियल नंबर नहीं होगा डियर, ये क्या होगा, रिलेशन, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर किस में आते हैं, रिलेशन में आते हैं, समझा, दिक्कत नहीं कोई। अगर 2 नंबर्स हैं ऑर्डर्ड पेयर में है तो हमेशा वो रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इस तरीके से हम किसी रिलेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है सर। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे आएगा, मैं बहुत ही तसल्ली से आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, नंबर वाली बात के साथ साथ नॉलेज वाली बात भी बताने जा रहा हूँ। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, सबसे पहला एम्पटी रिलेशन, या फिर नल, या फिर वॉइड, कुछ भी बोल दो, वॉइड रिलेशन।
फिर एक हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव। फिर हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या एंटी सिमेट्रिक। ये तो सब एक ही चीज़ है, फिर भी मैं बता देता हूँ। एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। ठीक है, तो इतने टाइप के रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन का एक और स्पेशल नाम दे दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं आकाश? अरे तुमने पढ़ा नहीं अभी, ट्रिवियल रिलेशन। इन दोनों को कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्टी एंड द यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लेना, एक एक करके समझते क्या होते हैं, बहुत प्यार से, बहुत ही सिंपल है यार। एम्प्टी रिलेशन, अब मैंने कहा क्या रिलेशन है कि एक लड़का बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ता होगा, एक लड़का बालिका इंटर कॉलेज में, इच्छाएं बहुत हैं उसकी, लेकिन रिलेशन तो जीरो है ना, एम्प्टी है, फाई है, वो पढ़ नहीं सकता, लेकिन वो चाहता है मैं उसमें पढ़ के टॉप कर सकता हूँ, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता। तो ऐसे रिलेशन वो हमारे क्या होंगे? एम्प्टी। ये तो मैंने मजाक में कहा, अब इसको सर मैथमेटिकली आप लिख के दिखाओ, तो मैथमेटिकली समझो, मैथमेटिकली समझिए। पहला एग्जाम्पल मैं देता हूँ इसका, एक एक करके समझते हैं। सेट पहले से डिफाइन कर देता हूँ, ये हर किसी के लिए 1 2 3 कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, और बी ले लिया मैंने, मान लो 4 5 6 7, ठीक। अब मैं एक ऐसा रिलेशन बताता हूँ जो एम्प्टी रिलेशन होगा, देखना जरा आप लोग। रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी का जो सम आया वो 100 से बड़ा होना चाहिए, और वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। अब देखो, ए की जगह कोई भी नंबर्स लो, लेकिन वो कहाँ से होना चाहिए? सेट ए से होना चाहिए। बी की जगह कोई भी नंबर लो, लेकिन वो कहाँ से होना चाहिए? सेट बी से होना चाहिए। और कह रहे हैं इनका सम 100 से बड़ा हो। क्या ऐसा हो सकता है? देखो जरा, क्यों? मैंने कहा आप ए से चलो 1 ले लो, और इधर से 7 ले लो, तो 1 + 7 8 हुआ, 100 से बड़ा तो नहीं है। इधर आपने लिया 3 फिर 7, मतलब इन्हीं में से लो, सम करो, क्या 100 से बड़ा होगा? तो इस रिलेशन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर। क्या आएगा? कुछ भी नहीं, मतलब फाई, मतलब फाई। तो ये जो रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन है, ये इट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। ये एम्प्टी रिलेशन है, लेकिन किसको ध्यान में रख के? ए और बी को कंसीडर करके। ए और बी के लिए यस और नो कि इनका सम कभी भी 100 से बड़ा नहीं होगा। क्या चमका? बहुत सही। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यूनिवर्सल। और याद आ रहा होगा, एम्प्टी सेट पढ़े थे 11th में, यूनिवर्सल सेट पढ़े थे 11th में, यहाँ केवल रिलेशन की बात आ रही। चलिए देखिए, अब एक मैं यूनिवर्सल बनाता हूँ इन्हीं को लेके। ए कॉमा बी सच दैट, मैंने कहा ए से बी को माइनस करो और उनका मॉडुलस कर दो, तो आंसर 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा? आप कहोगे सर ये थोड़ा सा आपने टफ लिख दिया। टफ कुछ नहीं लिखा, देखो ए और बी का माइनस करो, समझना बात, और फिर मैंने लगा दिया मॉडुलस। मॉडुलस का मीनिंग पॉजिटिव आंसर। चलो माइनस करते हैं, 1 में से 4 गया तो आंसर कितना है? -3, और -3 पे मॉडुलस का आंसर क्या है? 3, और 3 देखो 0 से बड़ा है। तो कोई सा भी एलिमेंट, यूनिवर्सल का मीनिंग क्या है? कि कोई भी एलिमेंट ले लो, हर कंडीशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब आप कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर ले लो, मतलब आप एक ऑर्डर्ड पेयर लो, इधर से 1 ले लो, इधर से 4 ले लो, या इधर से 1 ले लो, इधर से 7 ले लो, और यहाँ पे रखो ए की जगह 1 और बी की जगह 7, आंसर आए -6, लेकिन मॉडुलस है, इट विल बी पॉजिटिव, तो 6 की वैल्यू तो 0 से बड़ी है, कंडीशन ट्रू हो गई। तो मतलब जितने भी कंडीशंस बनेंगी सारी की सारी हमारी क्या होंगी डियर? ट्रू होंगी। तो ये एक ऐसा सेट है यूनिवर्सल, मीनिंग कोई सा भी एलिमेंट ले लो, हर बार कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या चमका? अब आ जाओ भैया आइडेंटिटी रिलेशन। हाँ हाँ
हाँ ट्रिवियल, ये इन दोनों को मिला के एक रिलेशन का नाम दे दिया गया ट्रिवियल। ट्रिवियल मीन्स है कि ये दो ऐसे रिलेशन है कि जहाँ कुछ भी नहीं है और जहाँ सब कुछ है, तो मतलब इन दोनों को मिला दिया गया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है, हम दोनों मिल जाएं तो हम दोनों के पास सब कुछ हो गया। यस और नो? इसलिए इनको बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। क्या चमका? क्यों वो दुखी होता है एम्प्टी, कहते हम पे कुछ भी नहीं है, ना तो हमें बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हो ना कुछ, तो उन्होंने कहा चलो हम आ जाते हैं हमारे कॉलेज में, ठीक है। तो इस तरीके से अब कपिल शर्मा सो तो है नहीं कि तुम लहंगा पहन चले जाओ। चलो आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखो यार, मैं एक बेसिक सी बात हूँ, मैथ्स को ना अगर आप लोग आइडेंटिटी का मीनिंग जो रियल लाइफ में यूज़ होता है वही मैथ्स में यूज़ करो तो आपको मैथ बड़ी सिंपल लगेगी। आइडेंटिटी क्या होता है? हमारे गले में आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, और आइडेंटिटी कार्ड ऐसा कार्ड होता है वो कभी चेंज नहीं होगा। कि अगर तुम इस स्कूल में हो, तुम्हारा नाम वेद प्रकाश है, दूसरे में तुम्हारा नाम और कुछ हो गया, राम प्रसाद हो गया, ऐसा थोड़ी ना होगा। आपकी आइडेंटिटी कभी भी लॉस्ट नहीं होगी, कॉलेज चेंज हो सकते हैं। तो आइडेंटिटी कार्ड से ही मैं आइडेंटिटी रिलेशन को आपको समझाने जा रहा हूँ। ये कभी भी अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करते हैं। चलो देखते हैं ये क्या कहते हैं कि इसको आई से रिप्रेजेंट, वैसे तो रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, पर आइडेंटिटी रिलेशन एक स्पेशल है जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको याद आ रहा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इन विच प्लीज ऑल एलिमेंट कनेक्टेड इटसेल्फ ओनली। क्या? ओनली। मैंने एक चीज़ पे एम्फेसाइज किया, उसका नाम है ओनली। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, अब मैं समझाऊंगा देखो कैसे। ये कह रहे हैं कि कोई भी एक सेट है, सेट ए को लेके आपने जो भी रिलेशन बनाए हैं उनके एलिमेंट केवल और केवल अपने आप से कनेक्ट होने चाहिए। केवल और, अब ओनली लिखा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ओनली? क्योंकि रिफ्लेक्सिव की भी यही डेफिनेशन है, बट वहाँ से ओनली हट जाता है, ठीक है। मैं समझाना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको। देखो आइडेंटिटी का एग्जाम्पल देखो, ए बड़ा एक सेट है 1 2 3। इस सेट ए को लेके मैंने एक रिलेशन बनाया, वो रिलेशन क्या है? 1,1 2,2 और 3, तो ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन है। जबकि 1 का कनेक्शन तो 2 से भी हो सकता था ना, 1 का कनेक्शन 2 से भी हो सकता था, लेकिन यहाँ केवल कह रहे हैं 1 का कनेक्शन 1 से होना चाहिए। मतलब 1 केवल और केवल 1 से, उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं हो रही है। 2 से कनेक्ट है, 3 से कनेक्ट है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ आपने 2 सेट लिए थे, यहाँ एक ही ले रहे हो। आइडेंटिटी रिलेशन में 2 सेट होते हैं लेकिन वो दोनों सेम होते हैं। क्यों? उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होगी। दूसरा भी सेट होगा ना बेटा, दूसरा सेट भी होगा लेकिन वो भी 1 2 3 ही होगा। आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला ना, आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे आपका नेम चेंज नहीं होगा भाई साहब। अगर हमने 1 2 3 लिया तो दूसरा भी 1 2 3 ही होगा हमारा। और 1 का रिलेशन कहने को तो 2 से भी हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। 1 का रिलेशन 3 से भी हो सकता है, बट हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम केवल उसी को ही हम उसी ऑर्डर्ड पेयर को लेंगे जो आपस में कनेक्ट है। अगर किसी ने ये बोला आपसे कि सर अब बताओ सर क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। आइडेंटिटी कहता है ओनली, केवल अपने आप से कनेक्ट हो तुम, बस। दूसरा कोई चक्कर नहीं, जाना है? दूसरा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल खुद से कनेक्ट हो। फिर सर ये क्या है? तो ये रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव बोलता क्या है? रिफ्लेक्सिव बोलता है क्या? सुनो, सब कुछ डेफिनेशन सेम है, यहाँ तक डेफिनेशन सेम है कि ओनली हट जाता है रिफ्लेक्सिव में। ये कह रहे हैं कि ये केवल अपने आप से कनेक्ट है, ओनली नहीं कह रहे हैं कि दूसरों से भी कनेक्ट है तो भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये रिफ्लेक्सिव का है। खुद से तो कनेक्ट है ही और एक्स्ट्रा भी कनेक्ट है, चलेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल हो गया। खुद, हाँ, जैसे आकाश कह रहा था ये हटा दो, तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ये आइडेंटिटी तो है ही नहीं। रिफ्लेक्सिव में खुद से तो कनेक्ट होना ही चाहिए और अब किसी एक्स्ट्रा से भी तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चमका? मतलब उसके पास अपना आइडेंटिटी कार्ड तो है, अपने दोस्त का भी पहन के आए तो भी चल जाए, चलो अपना तो है ना उसके पास। और आइडेंटिटी में क्या किया भाई साहब, अपना पहन के आओगे बस, वो अपने पापा का पहन के आगे कंपनी वाला, तो कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा, रिफ्लेक्सिव में चल जाएगा।
क्या चमका। और वैसे भी रिफ्लेक्सिव को मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसकी हिंदी बजाओगे ना, रिफ्लेक्सिव की तुम लोग हिंदी भी नहीं पता होगी। देखो इसकी हिंदी क्या होती है, स्वतुल्य। अब ये भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, स्वतुल्य। देखो हम लोग कहते हैं ना कि यार थोड़ा सा रिजिड मत बनो, थोड़े से रिफ्लेक्सिव बनो, समझे? अभी नहीं समझ पाए, क्या बात है, ना हिंदी ना इंग्लिश हो कहाँ पे तुम लोग। तो उसको हस्तम कॉस्पॉन सी लेस लैंग्वेज बोथ पर जोस पर तो उसको नस्पे आस पे समझे, ये वाली लैंग्वेज बोलूँ क्या? इस पे को लेस पे आस पाती है, इस पे हस्तम को आस पास लेस गेस पर जस पर फिर लगा देना। सुनो अब इसका मीनिंग समझोगे। कहते हैं रिजिड मत बनो, कहते हैं ना रिजिड मत बनो यार, थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव बनो, हल्के सॉफ्ट बनो, हैं? हाँ, कठोर मत बनो, थोड़े से सॉफ्ट भी बन जाओ, मतलब खुद से तो कनेक्ट हो और दूसरा भी आ रहा है, उससे क्या दिक्कत है, थोड़े सॉफ्ट बनो ना। आइडेंटिटी बड़ा रिजिड है, कहता नहीं भाई साहब, हम लोग जब पढ़ते थे रिफ्लेक्सिव, हम लोग बोलते थे बेवफा रिलेशन। हाँ, और है ये, खुद से तो है ही कनेक्ट, दूसरों से भी कनेक्ट हो रहा है। आइडेंटिटी बहुत वफादार है, लॉयल है भाई साहब। अगर खुद से कनेक्ट हो गया तो फिर और किसी की तरफ तोड़ दो भाई साहब तुम, ये लॉयल नहीं है। आ जाओ बेटे, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, समझ गए। अब आ जाओ सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक आप लोग सिमेट्रिक रिलेशन पे आते हैं। ये आप लोगों को कहाँ पढ़ा होगा सिमेट्रिक? केवल नाम सिमेट्रिक है। किस क्लास में? क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, उनकी सिमेट्रिक लाइंस होती हैं। अगर आपको याद आ रहा हो कि एक अल्फ़ाबेट है ए, एक अल्फ़ाबेट है बी, मैं दो का एग्जांपल समझाता हूँ। इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो वर्टिकली होती है, इसकी क्या होती है, हॉरिजॉन्टली होती है। मतलब क्या होगा, अगर ये अल्फ़ाबेट ए है, इसको मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया, काट दिया, तो ये इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इससे इसको काट दिया तो ये वाला पोर्शन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है बेटा, एक काम करो, ये नुकसान हो जाएगा हमारा। चलो अब देखिए कहाँ गए। तो ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है कि अगर ये लाइन मैंने ड्रॉ की है तो इसके ऊपर का भी सेम है और इसके नीचे का भी सेम है। ठीक है, अब देखो, लेकिन यहाँ पर हम कैसे करें, ये क्या कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि अगर a, b उस रिलेशन में है, अगर कोई एक रिलेशन है उसमें a, b है अगर, तो भाई साहब b, a भी होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। मतलब क्या होगा, एक रिलेशन मैंने बनाया 1, 1 और 1, 2 और 2, 1। देखो ये जो हमारा रिलेशन है ना, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों? 1, 1 का उल्टा 1, 1 वो तो है, 1, 2 का उल्टा 2, 1 ये भी है। तो ये जो रिलेशन है ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। मतलब अगर आपको 1, 2 उस रिलेशन के अंदर दिख गया तो 2, 1 भी होना चाहिए। अगर 2, 1 नहीं है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्या चमका? चलिए अब आ जाइए एंटी सिमेट्रिक, मतलब जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक है। मतलब ये हटा दो, खत्म करो इसे। अब ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है ना, तो जब सिमेट्रिक नहीं है तो क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा हैं, बिल्कुल होंगे, और क्या। अब ये जो रिलेशन है ये एंटी सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा दीपू तुम बताओ, ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है? ये क्योंकि 1, 2 है और 2, 1 नहीं है। तो जब नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, और जो सिमेट्रिक नहीं है फिर वो क्या है, एंटी सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांजिटिव हिंदी पता है क्या होती है, मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। ट्रांजिटिव का मतलब अगर इंग्लिश में बोलते ट्रांसफर, बढ़ना, कोई चीज़ बढ़ती जाना। हिंदी में कहते हैं संक्रामक, कहते हैं संक्रामक डिजीज़ है, वो फैल जाती है बहुत जल्दी ना, है। हाँ ट्रांजिटिव तो मतलब फैलना किसी चीज़। अब देखो यहाँ कैसे फैलना, देखो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं अगर a, b उस रिलेशन में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99% बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। अब NCERT में तो इसका आंसर गलत है, बताऊंगा आपको कहाँ पर। अगर a, b उस रिलेशन में है, बहुत ध्यान दिए, अच्छा बैठो। अगर a, b उस रिलेशन में है, आगे समझना बात को ध्यान से, और एंड b, c भी उस रिलेशन में है। अब बात मत करो बिल्कुल भी, मैं बहुत मन से बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग एंड में ये को सर क्या हो गया, ये नहीं चाहता मैं। a, b अगर उस रिलेशन में है और ये ख़त्म किस पे हुआ है,
और अगला कोई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो बी से स्टार्ट है, ये दोनों अगर हमारे पास है ना उस रिलेशन में, तो फिर हम चेक करेंगे ए कॉमा सी, क्या ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में है। अगर ए कॉमा सी है तो वो ट्रांजिटिव है, और नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक में केवल एक को चेक करते थे कि ए कॉमा बी है तो उसका उल्टा बी कॉमा है। यहाँ पे दो को चेक करें क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, ए कॉमा बी और खत्म किस पे हुआ, बी पे। तो ये देखो बी से शुरू कौन हुआ है, तो बी कॉमा सी मिल गया। अगर ये दो मिल गए आपको, फिर आप चेक करो ए कॉमा सी, ठीक है। आपको उसे इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात क्या है, आप कह रहे हो कि एनसीईआरटी में आंसर करते हैं। अब देखो, लेकिन अगर किसी के अंदर केवल ए कॉमा बी है, केवल ए कॉमा बी है, वो फिर भी ट्रांजिटिव होता है। अब आप कहोगे सर कैसे, तो ध्यान से सुनना, एक दो क्वेश्चंस होंगे ना, प्रैक्टिस में आ जाएगा आपको। अभी तो इंट्रो पार्ट चल रहा ना, इंट्रो पार्ट में 10 से 20% बातें समझ आएंगी, जब एग्जाम्पल दूंगा तब 100% हो जाएगा। यहाँ पे ए कॉमा बी खत्म किस पे हुआ है, तो कोई बी से शुरू होना चाहिए, लेकिन ये तो केवल एक रिलेशन में केवल ए कॉमा बी है, खत्म बी पे हुआ है, अब दूसरा है ही नहीं बी से स्टार्ट होने वाला, तो हम कह देते हैं वाई डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि चेक करने वाला है ही नहीं कोई, चेक करने वाला है ही नहीं ना कोई यार, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको बोल देते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। क्या चमका, जैसे अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 1,3 और 3,4 और 1,4, तो देखो ये हमारा ट्रांजिटिव कैसे है, ख़त्म किस पे हुआ, स्टार्ट किससे, 3 से, तो 1,4 है इसके अंदर, हाँ जी बिल्कुल है। लेकिन अगर मैंने सब हटा दिया, केवल मैंने 1,3 रखा, और अब आपसे पूछा क्या ये ट्रांजिटिव है, खत्म किस पे हुआ, 3 पे, तो 3 से स्टार्ट वाला कोई है नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रांजिटिव है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है ये, पक्की बात है। अच्छा, अब आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, एक ऐसा रिलेशन जिसमें ये तीनों खासियत होती हैं, उसको बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल भी दूंगा जो कि तीनों होते हैं, चिंता मत करो, लेकिन पहले समझो कि इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो सिमेट्रिक भी होता है और रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, ऐसे कई सारे हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक और चीज़ है जो एनसीईआरटी में नहीं है, सुल्तान चंद और आरडी शर्मा में है, उसका नाम है इक्विवेलेंस क्लास, वो भी आपको बताएंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। ये और केवल नॉलेज के लिए है, नंबर पे मत जाना, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। एनसीईआरटी में जिक्र नहीं हुआ सर कहीं भी, लेकिन है बहुत बकवास गिरा, आप कहोगे सर इसमें कौन सा लॉजिक था, बट अगर आपको नहीं पता है तो बहुत टफ है ये। अगर मैं अभी आपसे पूछूँ सोचो इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, आपको नहीं पता, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो 1 मिनट में आपको ये तो बहुत बच्चों वाली बात है। अच्छा देखो, मैं किसी भी एक रिलेशन को उठा लेता हूँ, मैं लेता हूँ मान लो ये रहा एक रिलेशन, ठीक है, ये एक रिलेशन है, दिख रहा है ना, इसमें देखते रहना वीडियो में दिख रहा है। अब आपसे कह रहे हैं कि 2 की इक्विवेलेंस क्लास बताइए, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब आपको अगर किसी ने बोला फाइंड दिस, तो आप समझ जाना कि 2 की इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहे हैं। अगर आपसे कोई बोले ना फाइंड दिस, तो इसका मीनिंग है आपको 2 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है, तो वो क्या होगी, 2 जो है ना, आप चेक करो किन किन एलिमेंट से कनेक्टेड है, 2 किससे कनेक्टेड है, 2 किससे कनेक्टेड है, बस, तो इसका आंसर हो गया 3,4, खत्म। 2 की इक्विवेलेंस क्लास होगी 3,4, मतलब ये 2 है ना वो किससे कनेक्ट है, इसको मत लेना, 2 किससे कनेक्ट है, यहाँ तो 2 कनेक्ट है 3 से, आपको चेक करना कि 2 किससे कनेक्ट है, तो वो इक्विवेलेंस क्लास होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, तो 3 किससे कनेक्ट है, 2 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है सर, एक बार फिर से देख लेते हैं, चिंता मत करो, है बहुत सिंपल, 4 नंबर फ्री फंड के हैं, ये फ्री फंड के हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले आते हैं एम्प्टी नल और वॉइड रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यूनिवर्सल क्या होती है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक। अच्छा, आइडेंटिटी की जो एलिमेंट्स हैं वो केवल खुद से कनेक्ट होने चाहिए और किसी से नहीं होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या है, खुद से तो कनेक्ट हैं, दूसरों से होगा तो भी चलेगा,
तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव बट ऑल रिफ्लेक्सिव कैन नॉट बी आइडेंटिटी? एकदम सही बात है कि दुनिया में जितने भी आइडेंटिटी हैं वो रिफ्लेक्सिव तो हैं, लेकिन जितने भी रिफ्लेक्सिव वो आइडेंटिटी नहीं है। पक्की बात है सर? बहुत खुशी की बात। सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो गया सिमेट्रिक। अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए, ठीक। ट्रांजिटिव एंटी सिमेट्रिक मतलब जो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव अगर a कॉमा बी बी कॉमा सी है तो a कॉमा सी होना चाहिए, अगर a कॉमा सी नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है, या फिर केवल एक ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, वो हमारा क्या होता है भैया? और इक्विवेलेंस क्लास जो एलिमेंट जितने लोगों से कनेक्ट है, जितने एलिमेंट से कनेक्ट है उसको हम बोलते हैं, ठीक है सर। अच्छा, अब एक चार्ट में हर बार बच्चों को बना के बताता हूँ, क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है, ऑब्जेक्टिव में तो 100% आता है और बच्चे दबा के कंफ्यूज होते हैं, दबा के। देखो सारे बच्चे समझेंगे कि एक मैंने ये सेट बना दिया, सॉरी रिलेशन बना दिया 1,1 2,2 और 3,3। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? बिल्कुल है भैया, क्योंकि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। पूछो कैसे? पूछो कैसे? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ठीक है। क्या ये सिमेट्रिक है? अब देखो 1,1 का उल्टा तो वही तो होगा, उसको दोबारा नहीं लिखते हैं। 2,2 का उल्टा, 3,3 का उल्टा। अच्छा, 1,1 पे खत्म हुआ है, 1 से कोई स्टार्ट हुआ है? नहीं हुआ, तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव भी है। खत्म किस पे हुआ है? 2 पे। 2 से कोई स्टार्ट हुआ है? नहीं। खत्म किस पे हुआ? 3 पे। कोई स्टार्ट हुआ नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, वो हमारा क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दिस रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस। क्या जमगा? अब मैं एक छोटा चार्ट बना दूँ, याद रखना। हाँ बिल्कुल, वही तो बताने जा रहा हूँ, मैं। हमने पढ़ा एम्पटी रिलेशन, फिर उसके बाद पढ़ा हमने यूनिवर्सल, फिर हमने पढ़ा आइडेंटिटी। अब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, ठीक है? बहुत गौर से, एक नंबर के लिए ऑब्जेक्टिवली 100% आता है। फिर इधर पढ़ो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो केवल और केवल एम्पटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, याद रख लेना बस ये। अगर बोर्ड में ऐसे आता है कि एम्पटी रिलेशन इज इक्विवेलेंस, मान लो ये आया, तो इक्विवेलेंस क्या है? जो तीनों होते हैं। तो एम्पटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। यूनिवर्सल रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। अब इस चार्ट से देखो कितना कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। एग्जाम में आएगा कि जो यूनिवर्सल रिलेशन है क्या वो इक्विवेलेंस है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि ये देखो ना, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इक्विवेलेंस हो गया। अच्छा, फिर वो पूछेंगे क्या आइडेंटिटी रिलेशन इक्विवेलेंस है? हाँ जी बिल्कुल है। फिर वो पूछेंगे एम्पटी रिलेशन क्या इक्विवेलेंस है? नहीं। क्यों? कारण बताओ उनको। क्यों? एम्पटी रिलेशन क्या है? ये नहीं है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा, ये चार्ट जरूर याद रखना। अभी तक हम लोगों ने टाइप पढ़े हैं केवल, और उनके मैंने रफली एग्जाम्पल देती हैं। अब और भी बेसिक बातें बताएंगे, क्योंकि इनका एक लिखने का फॉर्मेट होता है। थ्योरी वाला चैप्टर है, जैसा क्लास 10 में चैप्टर 1 था ना, रियल नंबर लिखने वाला था, प्रूफ करो रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये केवल मैंने आपको रफली समझा दिए हैं। अभी आपको और 2-3 बातें इसमें मैं बताऊँगा। अब इसके बाद मैं बताऊँगा कि फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दूर तक जिक्र नहीं है, कि इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे हम बताएंगे, कितनी बन जाती हैं, और इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बन जाते हैं, ये भी हम लोग से, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, सब पढ़ेंगे डीप में। कुछ लिखने का तो लिख लो भैया, बोलते। अब देखो 2018 में क्वेश्चन मिला था कि आपको क्या किया, इन्होंने सेट दिया एक ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, फिर कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन, कि इनसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएंगे। और आज तक अगर 2023 तक की बात करें तो आज तक इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने का कोई भी फॉर्मूला नहीं बना है, इस पर भी काम चल रहा है। तो बैलिज ने एक ट्रायंगल ऐसा बनाया था कि जिससे हम लोग टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब देखो कैसे बनाया कैसे था उन्होंने। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो
इस सेट को लेके कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएंगे। पहले मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। तो इन सेट को लेके रिलेशन बन जाएंगे, देखो 1,1 और 2,2 और 3,3, ये एक बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन, यस और नो। ठीक है, एक और मैं दूसरा बनाता हूँ, 1,1 2,2 3,3 1,2 और 2,1। देखो ये भी हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऐसे कितने बनाओगे यार, कब तक बनाओगे ऐसे। देखो ये जो एक रिलेशन है ये इक्विवेलेंस है, पूछो क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और हमारा रिफ्लेक्सिव भी है। ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये भी इक्विवेलेंस हो गया। और मैंने क्या किया, केवल इन्हीं एलिमेंट्स का यूज करके मैंने बनाया ये। तो ऐसे कब तक बनाओगे यार, ठीक है ना। चलो उन्होंने 3 दे दिए, अगर उन्होंने दे दिए 5 एलिमेंट, फिर क्या आप करोगे। तो अब देखो ध्यान से, तो अब कैसे करेंगे हम लोग। तो इसके लिए वैलीज ने एक ट्रायंगल बनाया था, तो वो क्या था ट्रायंगल, हाँ इसे वैलीज बोलते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाओ, ऐसा मैंने सुना इसको वैली बोलते हैं, बैल नहीं बोलते हैं, बैल थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो आ जाओ। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो 1 लिखा, क्या लिखा भैया 1, फिर उसके नीचे एक और 1 लिखा, क्यों बताएंगे सब, आप खुद समझ जाओगे थोड़ी देर बाद। 1 में 1 ऐड किया, आंसर कितना आया, ठीक। अब जो सबसे एंड में उसको पहले लिख दो, 2 में 1 ऐड किया 3 में 2 ऐड किया, जो सबसे एंड में इसको लिख दो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। 5 के ऊपर गया 2 ऐड करो कितना हुआ 7 में 3 ऐड करो कितना हुआ 10 में 5 ऐड करो कितना हुआ 15। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि अगर उस एलिमेंट के अंदर एक एलिमेंट है, कितना है, ये 1 एलिमेंट के लिए, ये 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, अगर एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का आंसर क्या होगा 1। अगर उस सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट है 2, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होंगे, टू एंड वाले देखने बस हमको, एंड वाले। अगर उस सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5। अगर 4 एलिमेंट है तो कितना होगा 15, और ऐसे ही करते जाना, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक पूछा या तो याद कर लो या फिर बना लो। कहने का मीनिंग क्या है, अगर कोई हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे, पक्की बात है। तो इस तरीके से अगर ये आ जाए तो 99% बच्चे गलत ही करके आते हैं। तो अभी तक हमारा इंट्रो पार्ट चल रहा है, बस मैं एक बार देख लूँ कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो मैंने छोड़ दी, मैं देख लूँ बुक से एक बार, है इसको लिख लो आप लोग।